Over to you. Good morning, everybody. Hope you all are doing great. So last time हमने जो एक्सरसाइज डिस्कस करी थी, लास्ट टाइम हमने ऑटोजेनिक एक्टिवेशन की जो एक्सरसाइज डिस्कस करी थी, तो आज मैं उसी एक हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का ट्रेनिंग मॉड्यूल सा, हम कह सकते हैं एक शॉर्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल सा था, उसी क्रम में एक अगली एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो क्रमिक। सिस्टमेटिक मतलब क्रमिक, और डिसेंसिटाइजेशन का हिंदी कह सकते हैं कि असंवेदीकरण। जैसे हम किसी इश्यू से सेंसिटाइज करते हैं कि हमें कहीं चुनावों में वोट देना चाहिए या हमें शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो चीज होती है सेंसिटाइजिंग। जब हम किसी इश्यू को हटाना चाहते हैं दिमाग से, किसी इश्यू के ऊपर से ध्यान हटाना चाहते हैं, तो उसको कहेंगे डिसेंसिटाइजेशन। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन ये क्या है कि ये किसी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक जो है यह किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए है, जहां पर कि आप अगर किसी सिचुएशन में आपको पता है कि ये सिचुएशन जो है वह टिपिकल है और इस सिचुएशन में आप एंग्जियस हो ही जाएंगे, तो वहां पर हमें सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की तकनीक इस्तेमाल करनी है। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग जो है वह एक स्किल है जो कि आप कंटिन्यूअसली अपने थ्रू आउट द गेम करियर में, जिसको आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है, जिसका कि हमारे ऊपर असर पड़ता है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वह किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए है और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप उसको अलग अलग बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि किसी एक सिचुएशन के बारे में इसमें हमें सोचना है। वो सिचुएशन जिसमें कि आपको यह उम्मीद है, जहां पर कि आपको लगता है कि यहाँ पर जाने से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, आपको इस सिचुएशन को फेस करने में आप पूरी तरह से आपको कुछ चैलेंजेस मिल सकते हैं इस सिचुएशन को फेस करने में। तो वहां पर जो है आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी इंपॉर्टेंट गेम में खेल रहे हैं और उस इंपॉर्टेंट गेम के अंदर आपके जो मैचेज हैं वो बहुत सारे मैचेज आपके जो हैं आपके हिसाब से हैं, आप उसमें बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। लेकिन कुछ मैचेज में आपको ऐसा लगता है कि वो मैचेज टफ है, वो मैचेज जो है वो आपके लिए टफ होने वाले हैं। तो एक काम तो कि हम अपने जो फिजिकल स्किल्स हैं, जो हमारी गेम स्किल्स हैं, उसकी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चलती है, तो वो पार्ट तो हमारा ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो मेंटल ट्रेनिंग वहां पर है, वहां पर ये मेंटल ट्रेनिंग जो है वो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के फॉर्म में होगी। ये कैसे होता है? सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे लिए चैलेंजिंग गेम है या जो हमारे लिए चैलेंजिंग गेम है या चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसके बारे में हमें 10 पॉइंट्स निकालने हैं। उसके बारे में हमें 10 पॉइंट्स निकालने, यानी कि उस गेम के अंदर कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पर कि आप चैलेंज्ड महसूस करते हैं, जहां पर कि आपको लगता है कि वह आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसे आपको 10 सिचुएशंस निकालनी है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी गेम के पहले आप थोड़ा सा मतलब ऐसा चैलेंज महसूस कर रहे हैं, तो आपको उसमें 10 सिचुएशंस निकालनी है। अब ये 10 सिचुएशंस कैसी होंगी? ये 10 सिचुएशन वह जिनमें कि आपको चैलेंज महसूस हो रहा है, ठीक है। इनको हमको एक सीरियल ऑर्डर में रखना है। सीरियल ऑर्डर में रखना है 10 से लेकर के 1 तक। यानी कि जो 10वें नंबर पर सिचुएशन होगी वह ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर कि आप बिल्कुल भी किसी तरह की अनइचनेस महसूस नहीं कर रहे हैं, वह सिचुएशन 10वें नंबर पर होगी, सबसे नीचे होगी। उसके बाद जो जो हम धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे, 9वें, 8वें, 7वें, 6वें, 5वें, जैसे जैसे सिचुएशंस पर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उस सिचुएशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, सिचुएशन की जो जटिलता है, वह धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस ऑर्डर में हमको कोशिश करनी है कि उन सिचुएशंस को हम अरेंज करें। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट मैच में एंटर करने वाले, इंपॉर्टेंट मैच है आपका, और उसके लिए आपको 10 सिचुएशंस क्रिएट करनी है। तो हो सकता है कि जब आपको मैच में एंटर करना है, उसके मैच के पहले का आपका रूटीन क्या है? मैच के पहले का रूटीन क्या है कि वार्म अप आपका कैसा जा रहा है? वार्म अप के पहले आपकी जो डेली प्रिपरेशन है कि आप एक प्रॉपर प्रिपरेशंस के साथ अपने गेम एरेना में गए, वहां जाके आपने वार्म अप करने की कोशिश की। तो ये जहां पर कि एकदम जो सिचुएशन है जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है,
वो उसको जो है आप 10वें पोजीशन पर रख सकते हैं। जैसे कि आपका हो सकता है कि जो सुबह की जो आपकी तैयारी है गेम में जाने से पहले की, वार्म अप के भी पहले की जो तैयारी है वो 10वें नंबर पर, जहां पर की सिचुएशन बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है। उसके अगले स्टेप में हो सकता है कि आपका वार्म अप के आपने वार्म अप को 9वें नंबर पर रख दिया, जो कि उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जहां पर कि आपको धीरे धीरे जो है आप गेम से क्लोज हो रहे हैं, आपका टाइम जो है वह क्लोज हो रहा है, धीरे धीरे आप गेम में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वार्म अप आपका जो है वह दूसरी सिचुएशन, यानी कि 9वें नंबर की सिचुएशन, 10वीं और फिर 9वें नंबर की सिचुएशन आपका वार्म अप होगी। उसके बाद आपके कोच से ब्रीफिंग, कोच के साथ ब्रीफिंग, फाइनल ब्रीफिंग बिफोर द गेम, फाइनल ब्रीफिंग बिफोर द गेम, जहां पर कि आपको लगता है कि जब मेरे कोच ने मुझे जो जो बातें कही हैं वो बातें मुझे पूरी तरह से अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है उनको पूरी तरह से दिमाग में फिक्स करके रखना है, और उन्होंने जैसा कहा है मुझे एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म करने की कोशिश करनी है, उसी स्ट्रेटेजी के साथ जाना है। तो कोच के साथ आपकी ब्रीफिंग जो है वह आ गई 8वें नंबर पर। उसके बाद गेम में आपके हम जो राउंड्स होते हैं, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि अपने राउंड्स को, कि मैं फर्स्ट राउंड में खेल रहा हूं, फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ है और अभी जो है वह स्कोरिंग करनी है, अभी स्टार्ट हो रहा है गेम और मुझे स्कोरिंग करनी है और कोशिश करनी है मुझे कि मैं शुरू से ही लीड लेकर के चलूं, शुरू से ही मैं लीड लेकर के चलूं। मेरा जो 15 पॉइंट्स का ये क्राइटेरिया है वो मुझे जल्दी से जल्दी उसको पूरा करने की कोशिश करनी है, और अगर मैं शुरू से लीड में रहूंगा तो मेरे लिए गेम कम डिफिकल्ट होगा। तो ये हो गया आपका 7वां नंबर। उसके बाद से फिर धीरे धीरे आगे जाते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आपने जो सोचा था कि आप लीड में जा रहे हैं, लीड में जाएंगे और लीड में जाकर के गेम आराम से ले जाएंगे, वैसा नहीं हुआ और आपका जो अपोनेंट है वह लीड ले, आपका अपोनेंट हल्की लीड ले लो, वह लीड इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन लीड है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये 6वें नंबर की सिचुएशन हो गई। फिर आप हो सकता है कि अगली सिचुएशन ये है कि फर्स्ट राउंड में आप दोनों लगभग बराबर पॉइंट्स पर हैं और अभी भी गेम आपके आगे पूरा खुला हुआ है, आपको सेकेंड राउंड के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है। या 5वीं सिचुएशन हो गई, सेकेंड राउंड में आप एंटर करते हैं और वहां कौन लीड कर रहा है, ये आपकी 4th नंबर की सिचुएशन होगी। ऐसे करके धीरे धीरे, और जो फर्स्ट नंबर की सिचुएशन होगी जहां पर हो सकता है कि मैच अपने फाइनल स्टेज में है और सिचुएशन टाइट है, आपका अपोनेंट जो है वह इक्वली स्ट्रांग है और सिचुएशन टाइट है, और यह पूरी तरह से इस पर डिपेंड कर रहा है मैच आपका अब कि कौन ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, किसने जो है उस सिचुएशन की प्रैक्टिस कर रखी है। तो ऐसी टाई वाली सिचुएशन जो है जहां पर कि आपको पॉइंट निकालने हो सकता है उसको आप 1 नंबर पर रखें, जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, जहां पर कि आपको अपना कंपोजर पूरी तरह से मेंटेन करना। तो ऐसे करके हम अपनी एक चैलेंजिंग मैच को 10 सिचुएशंस में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन है, कोई कहीं आउट ऑफ कंट्री खेलना है, आपको आउट ऑफ कंट्री खेल रहे हैं, सारा मतलब एकदम से माहौल चेंज होने वाला है, जहां पर कि आपको हो सकता है कि इस चीज का भी एप्रीहेंशन हो, ये चीज भी आपके दिमाग में हो सकती है कि मैं यहां से मुझे अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, वहां जाके एडजस्ट करना है, वहां जो सिचुएशंस है उनमें रहना है, वो उसके खाने के साथ एडजस्ट करना है, और फिर गेम्स एरिया में जा करके और मुझे वहां पर परफॉर्म करना और कितने दिन रहना है, अपने जो मेरा मोरल सपोर्ट है, जो मेरा मेंटल सपोर्ट है, फैमिली फ्रेंड्स, इन सबको छोड़ करके आपको कहीं दूसरी जगह जाना है। ये सब चीजें भी हो सकता है कि वो आपके ऊपर असर डालती हो। तो यहाँ पर भी आप एक 10 सिचुएशन का, यानी कि आप अपने घर से निकलने से लेकर के और किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में खेलने तक की, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ गेम सिचुएशन में ही ये 10 हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि नॉर्मल गेम प्रिपरेशन, नॉर्मल जो हमारी एक स्टेज होती है जहां पर कि हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए जाते हैं, वहां जाके एडजस्ट होते हैं, वहां के फूड के साथ एडजस्ट होते हैं, वहां की क्लाइमेट के साथ एडजस्ट होते हैं, और फिर वहां पर अपने आप को परफॉर्म करें, वहां की टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप ऐसा एक शेड्यूल बना करके उसके अंदर डाल सकते। ठीक है, एक प्रिकॉशन है यहाँ पर कि जब भी हम ऐसा कोई शेड्यूल बनाते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के लिए, जो मैंने बोला कि 10 सिचुएशंस का शेड्यूल बनाते हैं, तो एक चीज अपने दिमाग में ख्याल रखते हैं कि हम इसमें एक ही सिचुएशन डालेंगे, एक के अलावा दूसरी सिचुएशन नहीं डालेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों का
यह एक मेजर कंसर्न होता है कि गेम के साथ करियर जोड़ देते हैं। गेम के साथ करियर जोड़ देते हैं कि अगर मेरी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई तो इसका क्या असर पड़ेगा मेरे करियर के ऊपर या मेरे गेम के ऊपर, मेरे करियर के ऊपर बेसिकली। तो ऐसी सिचुएशंस को इसमें हमें कोशिश करनी है कि नहीं डालनी। हो सकता है उसके लिए, इस दूसरे इश्यू के लिए हम लोग एक दूसरी शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन शेड्यूल में पूरी तरह से स्पेसिफिक हो। जिस गेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिस इवेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम टोटली उसी जो गेम है उसके ऊपर अपना फोकस रखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह जब शेड्यूल बनाते हैं तो हमें अपने कोच के साथ बैठ करके, कोच के साथ बैठना है, बैठ करके बनाना है। यहां पर कोचेस के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिचुएशन आपको थ्रेटनिंग लगती है, जो सिचुएशन आपको चैलेंजिंग नहीं लगती है, हो सकता है वही सिचुएशन जो है वह ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो। एक नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को अंधेरे में डर लगता है, कुछ लोगों को अंधेरे में डर लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अंधेरे में डर नहीं लगता। तो अगर किसी को अंधेरे में डर लगता है और मुझसे आके कहता है कि मुझे अंधेरे में डर लगता है, मुझे इसके लिए एक सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन शेड्यूल बनाना है, तो हो सकता है मुझे फिर अंधेरे में कौन सा डर लगता है भाई, अंधेरे से भी कौन सी डरने की बात है। तो वैसे ही आपके गेम के अंदर हो सकता है कि आप अपने आपका जो ट्रेनिंग है वह इतना ज्यादा एराउज्ड है उस गेम के लिए, उस गेम के लिए, स्पेसिफिक गेम के लिए इतना ज्यादा एराउज्ड है कि उसको गेम की हर एक स्टेप में चैलेंज महसूस हो रहा है। छोटी छोटी चीजें जो वह बहुत आराम से करता है उसको वहां भी चैलेंज महसूस हो रहा है, और वह जो है इस बात को एक्सेप्ट भी करने में शायद हिचकिचा रहा हो, क्योंकि अदरवाइज ही हैज बीन अ वेरी गुड प्लेयर। और इस सिचुएशन में आकर के सिचुएशन इतनी ज्यादा चैलेंजिंग है कि उसको ऐसा महसूस हो रहा है, तो वी हैव टू बी ओपन एज कोचेस, वी हैव टू बी ओपन कि जो हमारा ट्रेनिंग हमसे कह रहा है हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करें और उसको इस शेड्यूल में डालते हुए उसको एक प्रॉपर शेड्यूल बना करके। तो यहाँ पर जो दूसरी मैंने कहा पॉइंट जो बहुत ध्यान देने की है वह यह कि ये जो शेड्यूल होगा वह ट्रेनिंग के हिसाब से होगा और हमारे हिसाब से नहीं होगा। हम उसमें अपनी राय देंगे, हम उस सिचुएशन को इलेबोरेट करने में, उस सिचुएशन को और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, लेकिन जो सिचुएशन होगी वह ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग होगी। दूसरी बात थी। अच्छा, इसके अलावा अब क्या करना है हमें कि ये दो बातें हो गई कि हमें 10 सिचुएशंस बनानी है और 10 सिचुएशन में 10 to 1। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि एक गेम में आपको जो चैलेंजिंग सिचुएशंस लगती हैं वह 10 से ज्यादा या 10 से कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप केवल 7-8 सिचुएशन बनाएं, ऐसा भी हो सकता है कि आप 15 सिचुएशन बनाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये भी चीज हो सकती है कि आप कम या ज्यादा सिचुएशंस बना सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह से जो है तीसरी, इसके अलावा एक बात और कि मैंने जो कहा कि वो जो सिचुएशंस हैं, जो सिचुएशंस आप बनाएंगे वह सिचुएशंस ऐसी होनी चाहिए जिसको कि आप अपने दिमाग में प्रॉपर्ली इमेजिन कर पाओ। थॉट्स नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया हमने कहा कि अगर उसने लीड ले लिया तो मैं क्या करूं, अगर मेरे अपोनेंट ने फर्स्ट गेम में ही फर्स्ट राउंड में ही लीड ले लिया तो मैं क्या करूंगा। ये क्या करूंगा क्वेश्चन मार्क नहीं है, बल्कि मुझे कैसा फील होगा वो चीज आपको लिखनी है उसके अंदर। जो आपका स्टेटमेंट होगा 10th नंबर का या 8th नंबर का, जहां कहीं भी ये लागू होता है, वहां पर जब आप ये लिखेंगे तो आप उस समय जो आपको लगता है कि आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी वो फीलिंग वर्ड्स में लिखनी है, ताकि जब आपको इसके साथ गाइड किया जा रहा है, ट्रेन किया जाएगा, तो वहां पर उस फीलिंग को प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जा सके और आप प्रॉपर्ली उस सिचुएशन से एक्सपोज हो पाए। तो हमें एक्चुअल सिचुएशन लिखनी है कि वह एक्चुअल सिचुएशन क्या होने वाली, ना कि क्वेश्चन मार्क लिखना है कि इसमें क्या होगा, बल्कि उसके अंदर जाने पर मैं कैसा कैसा महसूस करूंगा, मुझे किस चीज से चैलेंज महसूस हो रहा है और किस चीज से मैं परेशान हूं, वो बात आपको वहां पर लिखनी। तो आपको अपनी फीलिंग्स को वहां पर वर्ड्स के अंदर रखना है, क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना है, वहां पर ब्लैंक नहीं छोड़ना। तो ऐसे करके हम 8, 10 या 15 जितने भी आप सिचुएशंस के साथ आपको महसूस होता है कि वहां पर इतनी सिचुएशन जो है वो यूजफुल होंगी, आपको उतनी सिचुएशंस वहां पे बनानी। अच्छा, मैंने एक बात कही थी
कि यह चैलेंज के बढ़ते हुए ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, 10वें नंबर पर सबसे कम, 9वें पर उससे ज्यादा, 8वें पर उससे ज्यादा, 7वें पर उससे ज्यादा। ये करने का एक तरीका है, हम इसको अपने हिसाब से जज नहीं कर रहे हैं कि हमें जजमेंट नहीं देना है, बल्कि इसको करने का एक तरीका है जो कि हम अप्लाई करेंगे। कैसे? हम यह मानेंगे कि हमारे पास एक स्केल है 100 पॉइंट्स की, चैलेंज की हमारे पास एक 100 पॉइंट की एक स्केल है 100 पॉइंट्स की, जिसका नाम है चैलेंज स्केल। ठीक है, अब चैलेंज स्केल पर क्या करना है कि आपने जो 10 सिचुएशंस रखी हैं उन 10 सिचुएशंस को इवेल्युएट करना है। ठीक है, जैसे कि ये स्केल सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को किसी सिचुएशन में आप कोच है तो कोच की जो फीलिंग होगी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में या किसी स्पेसिफिक गेम में वो इंटायरली डिफरेंट होगी, क्योंकि कोच का स्टेट जो है वो डिफरेंट है, और ट्रेनी की जो फीलिंग होगी और ट्रेनी का जो चैलेंज होगा वो इंटायरली डिफरेंट होगा। तो इसीलिए ये जो स्केल है उस स्केल को हम कहते हैं सब्जेक्टिव यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रेस। सब्जेक्टिव यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रेस, व्यक्तिगत तनाव की इकाइयां। ठीक है, व्यक्तिगत तनाव की इकाइयां, यानी कि यह स्केल जिसके लिए बनाई जा रही है वह उसके व्यक्तिगत डिस्ट्रेस से, व्यक्तिगत चैलेंज से रिलेटेड। तो यहां पर आपको जो 10 सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस को उस स्केल के ऊपर रेट करना है। ठीक है, अब आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि आपकी जो 10वें नंबर की सिचुएशन हो वह 10 पॉइंट की हो, 9वें नंबर की सिचुएशन 20 पॉइंट की हो, 8वें नंबर की सिचुएशन 30 पॉइंट की हो, 7वें नंबर की सिचुएशन 40 पॉइंट की हो। ठीक है, जब आप ये रेटिंग करना शुरू करेंगे और आप अपनी सिचुएशंस को उस पर जज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आगे पीछे हो गई हैं। हो सकता है कि आपने 60 पॉइंट वाली जो सिचुएशन थी उसको आपने 8वें नंबर पर रख दिया जहां पर कि वो 80 पॉइंट में आ रही है, और आपने जो 20 पॉइंट पर सिचुएशन रखी है वो कहीं 60 पॉइंट की सिचुएशन है। ठीक है, तो यह स्केल जो है वह हमें हमारी जो शेड्यूल बनाई गई है, जो 10 पॉइंट्स की हमने शेड्यूल बनाई है उसको करेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगी कि हम प्रॉपरली जिसको जहां रखना है उस सिचुएशन को वहां रखें, उसको चैलेंज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट करें, ताकि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके वह प्रॉपरली एडजस्ट हो और हर सिचुएशन के बीच में एक प्रॉपर डिफरेंस ऑफ चैलेंज हो। यानी कि 10वें और 9वें के बीच में 10 पॉइंट की, 9वें और 8वें के बीच में 10 पॉइंट की, 8वें और 7वें के बीच में 10 पॉइंट की, और ऐसे दूसरे और पहले के बीच में 10 पॉइंट का डिफरेंस, ताकि वह डिफरेंस जो है वह एक इक्वल डिफरेंस। इसका इस्तेमाल क्या है वह मैं बताता हूं आपको। अब हमें जब ये हमारी शेड्यूल बन जाती है उसके बाद हमें करना क्या है, इसके लिए मैंने आपको बहुत पहले लास्ट सेशन में आपको एक टेक्निक बताई थी, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें आराम से बैठ जाना है या लेट जाना है। जैसे मैंने आपको ऑटोजेनिक ट्रेनिंग प्रैक्टिस करने को बताई थी, आपको ऑटोजेनिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है जो 15-20 मिनट या जब तक अगर आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो तो हो सकता है 10 मिनट के अंदर ही आपको ऑटोजेनिक ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करनी है, जिससे कि आप प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाए, आप प्रॉपरली गेम मोड में आ जाए। ठीक है, आप प्रॉपरली गेम मोड में आ जाए। उसके बाद जब आप गेम मोड में आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो 10वें नंबर की सिचुएशन, सबसे इजी सिचुएशन है, उसको इमेजिन करना है, उसको अपने दिमाग में इमेजिन करना है कंप्लीटली विद उसके साथ जो जो कुछ भी इन्वॉल्व है, जो जो चीजें उसमें इन्वॉल्व है, सिचुएशन में जो कुछ भी हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन चल रही है, मेरे कोचेस क्या कर रहे हैं, ऑडियंस क्या कर रही है, मेरा अपोनेंट क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको अपने आप को डालना है और आपको यह देखना है कि उस सिचुएशन के अंदर आपको, जब आप रिलैक्स है तो उस सिचुएशन के अंदर आपको परेशानी महसूस हो रही है या नहीं हो रही। आइडियली क्या होगा कि जो शुरुआत की 2-3 सिचुएशंस हैं वहां पर आपको ज्यादा परेशानी महसूस नहीं होगी। जब आप रिलैक्स स्टेट में होंगे, जब आप एक्टिवेटेड गेम मोड में, एक्टिवेटेड स्टेट में होंगे, तो वहां पर आपको ज्यादा परेशानी महसूस नहीं होगी। यह एक एविडेंस है, सबूत है कि आप जिस चीज से शुरू में परेशान हो, जिन छोटी छोटी चीजों से परेशान हो, वह चीजें आपको गेम के अंदर परेशान नहीं करने वाली है। जब आप गेम मोड में जाते हो तो वह चीजें ऑलरेडी एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि तो क्या करना है कि एक सिचुएशन आपने इमेजिन करी है, उसके बाद से आपने ऑटोजेनिक ट्रेनिंग ड्रॉप कर दी। ठीक, वहां पे आपने उस सेशन को बंद कर दिया।
फिर क्या करना है कि थोड़े टाइम के बाद से जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप उस टाइम को प्रॉपर अलग अलग हिस्सों में बांट लो, जबकि आप इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके अगले स्टेज में आपको क्या करना है, फिर ऑटोजेनिक ट्रेनिंग करनी है, उसके अगली सिचुएशन इमेजिन कर, ठीक है। तो और हर एक इमेजिनेशन के बाद, हर एक सेशन के बाद आपको उसको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद थोड़े टाइम के बाद से वापस से वह चीज आपको रिपीट करनी है। 3-4 सिचुएशंस के बाद जब आप 10, 8, 9, 10, 9, 8, 7 ऐसा कर लोगे, तब आपको कंफर्टेबल, वो सिचुएशंस कंफर्टेबल जा रही है। लेकिन जब आप उसके अगली सिचुएशन में जाओगे तो वहां पर जाकर के आपको वह चैलेंज महसूस होना शुरू, वहां पर जाकर के आपको वो गेम का जो रियल चैलेंज जो कि आपको परेशान करने वाला है, वो चीज महसूस होगी। अब आपको क्या करना है कि जब आपको यह चैलेंज महसूस होता है तो आपको जो है वह सिचुएशन ब्रेक करनी है वहां पे, ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद उसी सिचुएशन को रिपीट करना है, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद उसी सिचुएशन को रिपीट करना है। यहां पर क्या हो रहा है कि जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो हम मेंटल प्लानिंग कर रहे हैं कि उस सिचुएशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। जब आप शांत होगे, पूरी तरह से फोकस्ड होगे, तो आप उस सिचुएशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस खुद से ढूंढ सकते हो। तो जब आप उस सिचुएशन को, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगी, यानी कि अगर आप 5वें नंबर के सिचुएशन में, 5वें नंबर की सिचुएशन में आपको चैलेंज महसूस हो रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में जब तक कंफर्टेबल नहीं हो जाए तब तक वो सिचुएशन रिपीट करते रहनी है, ब्रेक ले लेके, ठीक है, ब्रेक ले लेके वो सिचुएशन आपको रिपीट करते रहनी है, ठीक है। अब जब आप अगर उसमें 4-5 अटेम्प्ट लेते हो तो उसके अंदर क्या होगा कि आप मेंटल प्रिपरेशन कर लो, आप उस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है उसके लिए अपने आप को तैयार कर, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि 5वें नंबर की सिचुएशन को 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप उसमें कंफर्टेबल हो। जब आप उसमें कंफर्टेबल हो गए तो आप उसके अगली सिचुएशन में जाओगे, चौथी सिचुएशन में जाओगे। चौथी सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपको 4-5 अटेम्प्ट लगे, आप 4-5 अटेम्प्ट में ब्रेक ले लेकर के एक अटेम्प्ट लोगे और एक अटेम्प्ट लेके उसको जो है वह कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि आपकी मेंटल प्रिपरेशन होगी। तो ऐसे करके हमको जो है अपने गेम का, फाइनल गेम के लिए तैयारी करनी। अगर किसी सिचुएशन में आपको ऐसा महसूस होता है कि आप वो सिचुएशन क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, सिचुएशन में 10, आपको 7-8 अटेम्प्ट हो गए और आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिर क्या करना है कि इसका मतलब आपने जो शेड्यूल बनाया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। ज्यादा जो चैलेंज वाली सिचुएशन थी वो पहले आ गई और कम सिचुएशन वाली चैलेंज वाली सिचुएशन जो है वह आगे चली गई। तो आपको वापस से उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है और कम चैलेंज वाली सिचुएशन को पीछे लाएं और ज्यादा चैलेंज वाली सिचुएशन को उस हायरार्की में ऊपर ले जाएं। तो ऐसे करके जो है हम गेम के पहले, किसी इंपॉर्टेंट गेम के पहले या इंपॉर्टेंट इवेंट के पहले हम प्लानिंग करते हैं, हम मेंटल प्रिपरेशन करते हैं, जहां पर कि हम गेम में जो जो कुछ भी हो सकता है वहां पर अपने आप को एक एक्टिवेटेड सिचुएशन में रह के, गेम सिचुएशन में रख के अपने आप को तैयार करते हैं। और यह तैयारी जो है वह बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारे गेम परफॉर्मेंस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में, हमारे गेम प्लान्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में। सो दिस वाज सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग गेम के पहले। जो मेंटल प्रिपरेशन का पार्ट होता है कि हम कैसे अपने आप को मेंटली तैयार करें किसी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस जो है वह फील्ड के ऊपर बरकरार रखें। सो आज मैं फिर वाइंड अप कर रहा हूं यहाँ पर। ये हमारा साइकोलॉजी का जो मॉड्यूल था फेंसिंग के लिए, ये उसका लास्ट पार्ट था, और आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी कुछ अच्छा लगा होगा। और इसके बारे में अगर कोई भी फर्दर डिस्कशन, फर्दर कोई भी सजेशंस हमें लेने हैं तो हम अपने कोचेस से इसके बारे में कर सकते हैं। थैंक यू सर।